दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार तिब्बत की एक ऐतिहासिक कहानी लेकर आया हूँ। तिब्बती राजा और तीन चीनी राजकुमारी का महल कैसे दलाई लामा का पोताला पैलेस बन गया, यही बताऊंगा इस बार। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक, भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस साले को वेबसाइट हिमालय लोक www.himalaylok.com में भी पढ़ सकते हैं। तिब्बत भी हिमालय क्षेत्र में है और उसी का हिस्सा है। भले ही आज उस पर चीन का अवैध कब्जा है, लेकिन वह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। भगवान भोलेनाथ का कैलाश और मानसरोवर आज के तिब्बत में है। कभी तिब्बत के बड़े भूभाग पर गढ़वाल के पंवार और कुमाऊं के चंद राजाओं का शासन रहा है। पौराणिक ग्रंथों में को तिरुविस्तप कहा गया है। आर्य और खसों को लेकर अंग्रेजों की थ्योरी के उलट भारत में कई विद्वान मानते हैं कि तिब्बत ही प्राचीन आर्यों की भूमि रही है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार वैवस्वत मनु ने जय प्रलय के बाद इसी क्षेत्र में अपना निवास स्थान बनाया था और फिर यहीं से उसके कुल के लोग संपूर्ण भारतवर्ष व संसार में फैल गए। तिब्बत में भगवान बुद्ध की पूजा होती है। इसी तिब्बत में 7वीं सदी में पोटाला महल बनाया गया था। उसकी रोचक कहानी आपके लिए लाया हूं। चीनी कब्जे से पहले यह महल तिब्बती लोगों के धार्मिक नेता दलाई लामा का आवास रहा है। निर्वासित बौद्ध गुरु व 14वें दलाई लामा चीनी आक्रमण के बाद 1959 में भागकर भारत आ गए थे। तिब्बत की राजधानी लहासा शहर की उत्तरी पश्चिमी भाग की लाल पहाड़ी पर स्थित दलाई लामा का आवास को पोटाला पैलेस कहा जाता है। इस महल को पोटला महल या पोताला महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार पोताला महल का निर्माण 7वीं शताब्दी में थुपो या थुबु राजवंश के तिब्बती राजा सोंगजान ने चीन के थांग राजवंश की राजकुमारी बुनछंग के साथ शादी के लिए बनवाया था। राजा सोंगजान को सुनचांगकू काबू या सुनजांग काबू भी कहा जाता है। लाल पहाड़ी पर बने होने के कारण पोताला महल को लाल पहाड़ी भवन भी कहा जाता रहा है। पोताला का अर्थ पुतल है। कहा जाता है कि पुतर अवलोक तनेश्वर के निवास द्वीप का नाम है, इसलिए पोताला भी दूसरा पुतल पर्वत कहलाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार पोताला महल का निर्माण 7वीं शताब्दी में आरंभ हुआ था। थुपो राजवंश के तिब्बती राजा सोंगजान का तिब्बती थांग राजकुमारी बुनचंग के साथ महल बनवाया था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। यह पोताला महल लंबे समय तक थुपो राज्य का राजनीतिक केंद्र रहा। 9वीं शताब्दी में थुपो राज्य का पतन हो गया था और तिब्बत में लंबे अरसे तक गृह युद्ध चलता रहा। यह लाल पहाड़ी का भवन भी युद्ध से ग्रस्त होकर खंडहर बन गया था। वर्ष 1645 से 5वें दलाई लामा ने पहाड़ी लाल भवन का पुनर्निर्माण शुरू कराया। विभिन्न कालखंड में महल का विस्तार होता रहा और कुल 300 सालों तक इसका यह निर्माण कार्य जारी रहा। इसके बाद यह सभी दलाई लामाओं का निवास स्थान बन गया। पोताला महल तिब्बती बौद्ध धर्म की ठेठ शैली में निर्मित भवन है, परंतु इसमें चीन की हान जाति की वास्तुकला स्तंभों पर चित्र नक्काशी भी अपनाई गई है, जो कि इस बात का साक्षी है कि आज से लगभग 1400 साल पहले चीन के हान और तिब्बत जातियों में शादी ब्याह का रिश्ता कायम हो रहा था और इससे चीन और हान जातियों की एकता स्थापित हुई थी। लगभग 14 सदी पहले तिब्बती राजा थांग और राजकुमारी चीनी राजकुमारी के विवाह की यह कहानी आज भी हान और तिब्बती लोगों की स्मृतियों में है, उनकी कथाओं में है, उनकी जबान पर है। 7वीं शताब्दी की बात है। ईसा की 7वीं शताब्दी में तिब्बत में शक्तिशाली थुबो या थुप्पो राज्य की स्थापना हुई। तब तिब्बती थुबो राज्य के राजा सोंगजान गाम्बो गद्दी पर बैठे। उनके सुशासन में तिब्बत की शक्ति बहुत बढ़ी। तब चीन के केंद्रीय भाग में थांग राजवंश के सम्राट थांग थाईचुंग का राज्य था और राजा सोंगजान गाम्बो थांग राजवंश ने चीन के राजवंश की
से संबंध बनाने के लिए, अपने रिश्ते सुधारने के लिए उस राजवंश के सम्राट से उसकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए अपना एक दूत थांग दरबार में भेजा। तिब्बती राजदूत का नाम गोल तुंग जान था, जो प्रकांड बुद्धिमता से देश भर में प्रसिद्ध था। खुद राजा सोंगजान परिश्रमशील, बुद्धिमान, प्रजा से प्यार करने वाले और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनके शासनकाल में थुम्बो राज्य दिनों दिन शक्तिशाली बनता चला गया। उससे चीन के थांग राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने तथा वहां की उन्नत तकनीक और संस्कृति सीखने के लिए थांग राजवंश की राजकुमारी बंचुंग से विवाह का प्रस्ताव भेजा। इसके लिए उसने अपने विश्वसनीय मंत्री लुंगजान को भेजा। विवाह के प्रस्ताव भी और उपहार सहित वहां राजवंश की राजधानी थांग आन भेजा। जब राजा सोंगजान का विशेष दूत लुतंगजान जब यह राजदूत वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि थांग राजवंश के कई पड़ोसी राज्यों ने भी सुंदर और सुशील राजकुमारी बंचुंग से विवाह का प्रस्ताव पेश किया था और अपने दूत भेजे थे। थांग राजवंश के सम्राट ताइचुंग ने समस्या के समाधान के लिए विभिन्न देशों से आए दूतों की बुद्धि की स्पर्धा के लिए 5 पहेलियां पेश की। शर्त थी कि जिस देश का राजदूत पहेलियों का सही उत्तर दे देगा, उसके देश के राजा का राजकुमारी बंचुंग के साथ विवाह कर लिया जाएगा। सम्राट थांग ताइचुंग ने बुद्धि परीक्षा के लिए जो पहली पहेली दी वह यह थी कि पतले महीन रेशमी धागे को एक 9 मोड़ों वाले मोती के अंदर से गुजार कर जोड़ देना था और बाहर निकाल देना था। मोती के अंदर 9 मोड़ों का जो छेद था, उससे वो नर्म और पतले धागे को उसको घुसेड़ कर अंदर निकालने का काम बहुत कठिन था। अन्य सभी राजदूतों के दूतों को हार माननी पड़ी, लेकिन तिब्बती दूत गोलतुंगजान असाधारण बुद्धि का व्यक्ति था। उसने धागे को एक छोटी चींटी की कमर से बांधा और उस छेद के मोती के छेद पर रख दिया और उस पर हल्की सांस का एक फूंक मारा। चींटी धीरे धीरे मोती के अंदर घुसकर दूसरे छोर से बाहर निकल गई। इस तरह मोती से धागा निकालने की पहली वह जीत गया था। दूसरी बुद्धि परीक्षा थी कि सभी राज्यों के राजदूतों को 100-100 बकरी तथा 100-100 जार शराब दिए गए और उन्हें बकरियों को बध करके उन्हें शराब के साथ खाने को कहा। अन्य सभी राजदूत 100 बकरी और 100 जार शराब पीने में असमर्थ रहे और वे जल्दी शराब के नशे में चूर हो गए। तिब्बती दूत गोलतुंगजान ने अपने जो कर्मचारी उसके साथ गए थे उनको छोटे प्यालों से धीमी धीमी गति से शराब पीते हुए बकरी का बध करके उनका चमड़ा निकालकर और फिर उसे पका कर खाने को कहा और अंत में उसने यह काम भी करवा दिया। तीसरी बुद्धि परीक्षा थी कि 100 मादा घोड़ों और 100 बछड़ों का संबंध पहचाना जाए। गोलतुंगजान ने 100 बछड़ों में को मादा घोड़ों से अलग करवाकर बाड़ों में एक रात के बंद करवा दिया और उन्हें भूखा रहने दिया। दूसरे दिन जब उन्हें बाहर छोड़ा गया तो प्रत्येक बछड़ा जो था वो भूखा था और अपनी माँ के दौड़कर उनके पास चला गया। इस तरह मादा घोड़े का वो दूध पीने लगे और इस तरह 100 मादा घोड़ों और 100 बछड़ों का रिश्ता भी साफ हो गया था, उनको पहचान लिया गया था। चौथी परीक्षा के लिए थांग सम्राट ने 100 लकड़ी के डंडे सामने रखवाए और उन सभी दूतों से कहा कि डंडों के अग्रभाग को और पीछे भाग को पहचानो। दूत गोलतुंगजान ने लकड़ी के सभी डंडों को पानी में डाल दिया। लकड़ी के डंडे का अग्रभाग हल्का था और पीछे का भाग भारी। पानी में भारीपन होने के कारण भारी वाला जो हिस्सा था वह डूब गया और हल्का ऊपर आ गया और इस तरह तिब्बती दूत ने उसे भी परीक्षा को जो है पास कर दिया था। अंतिम परीक्षा और कठिन थी। थांग सम्राट ने अपनी पुत्री राजकुमारी बंचुंग को समान वस्त्र पहनाकर 300 सुंदरियों की भीड़ में खड़ा करवाया और सभी दूतों से उसे अलग पहचानने को कहा। गोलतुंगजान ने राजकुमारी बंचुंग की एक बूढ़ी पूर्व सेविका से राजकुमारी की शक्ल सूरत पूछ ली थी। उसे मालूम हुआ कि राजकुमारी के माथे पर भौं के बीच एक लाल मस्सा है। बूढ़ी सेविका के इस जानकारी मिलने के बाद राजदूत उसने उसको पहचान लिया था। इस उत्तर को देखने के बाद जो थाई राजा था उसने एक और पहेली जोड़ने की शर्त रख दी। उसने यह कहा कि वह 500 बुर्कों से चेहरा ढकी युवतियों में से राजकुमारी बंचुंग को पहचानना होगा। राजमहल के बाहर के लोगों में से किसी ने राजकुमारी को नहीं देखा था
उसे 500 वस्त्र पहनकर पहनी युवतियों में पहचान लेना काफी कठिन काम था। सभी अन्य दूत लाचार हो गए, परंतु लुंगजान ने पता लगाया था कि राजकुमारी बंचू को एक किस्म का विशेष वस्त्र और जो गंध का था वो इत्र पसंद था। इस इत्र का सुगंध जो है मधुमक्खी को भी पसंद करती थी। दूत ने राजकुमारी को पहचानने के लिए अपने पास कुछ मधुमक्खियां छुपा ली थी और उन्हें राजकुमारी के पास छोड़ दिया। वह जो मधुमक्खी थी वह घूमते हुए राजकुमारी के पास पहुंच गई उस सुगंध को सूंघते हुए, और इस तरह तिब्बती राजदूत ने यह भी परीक्षा पास कर ली थी और इस तरह से सभी परीक्षाएं पास कर ली। थांग सम्राट थाईचुंग ने सोचा कि थुबो राज्य का मंत्री जब इतना विद्वान है तो उसका राजा भी अवश्य बुद्धिमत और विवेकशील होंगे। थांग सम्राट ने अपनी पुत्री को तिब्बत के थुबो राजा सोंगजान गाम्बो के साथ विवाह करने की सहमति दी थी। उसने असंख्य संपत्तियों के साथ राजकुमारी को तिब्बत भेज दिया। इस शादी विवाह पर तिब्बत के थुबो राज्य के राजा को अपार खुशी हुई और उसने राजकुमारी बंचुंग से विवाह के लिए उसने यही जो महल था बनवाया था, और कहते कि यह 999 कमरों वाला एक भव्य महल था। इस तरह ल्हासा में इस पोताला महल का निर्माण हुआ था। राजकुमारी बंचुंग से विवाह प्रस्ताव किया कहानी बड़ी रुचिकर है और यह आज भी पोताला महल के भित्ति चित्रों में वर्णित हुई है। तिब्बत में राजकुमारी बंचुंग ने वहां के विकास तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए योगदान दिया और तब से उसे तिब्बती जनता बहुत सम्मान और प्यार देने लगी थी। पोताला महल का निर्माण जो है तिब्बती वास्तुशैली में किया गया है। इसका पुनर्निर्माण जैसे कि मैंने पहले कहा 1645 में किया गया। 17वीं शताब्दी में हुए इस पुनर्निर्माण के बाद यह महल विभिन्न पीढ़ियों के दलाई लामाओं का आवास रहा। यह तिब्बत के राजनीतिक और धार्मिक मिश्रित शासन का केंद्र था। वर्ष 1994 में पोताला महल विश्व सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया। पोताला महल 3 भागों में बटा है। पूर्वी भाग में श्वेत महल जहां दलाई लामा रहते थे, मध्य भाग में लाल भवन और जहां बुद्ध भगवान और उनके विभिन्न लामाओं के स्तूप रखे गए हैं, और पश्चिम भाग में पीला भवन है जिसमें भिक्षुओं के विहार हैं। दलाई लामा का महल लगभग 13 मंजिल ऊंचा है। इसमें लगभग 1000 से ज्यादा कमरे हैं और खास बात यह है कि इसमें लगभग 2 लाख मूर्तियां व 10,000 मठ स्थित हैं। आस्था का प्रमुख केंद्र पोताला महल को बुद्ध पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि तिब्बती राजा ने इसे तपस्या करने के लिए बनवाया था। यह महल गुफानुमा है और इसके भीतर तिब्बती राजा सुचांगकाबू और उसकी रानी बंछंग और उसकी दूसरी रानी जो नेपाल की थी रानी भरीकुटी और उसके प्रमुख मंत्री लुतुंगजान आदि की मूर्तियां भी विराजमान हैं। यह 7वीं शताब्दी के तिब्बती राजा तुबो राजकाल की कृति है और अमोल सांस्कृतिक धरोहर है। सदियों से पोताला महल भूकंप तथा आकाशीय वज्रपात की परीक्षा में खरा उतरे पहाड़ पर शान से खड़ा है। पहले दलाई लामा से 13वें दलाई लामा तक के सबके पार्थिव शरीर पोताला महल में समाधिस्थ हुए हैं। उनके लिए स्तूप बनाए गए हैं। हर स्तूप पर सोने के पन्ने जड़ित हैं। वह अत्यंत मूल्यवान रत्नों से सजा है। यह महल बहुत विशाल और आलीशान है जो विश्व छत यानी जिसको चिब्बत कहते हैं पठार, उसकी चमकीली मोती के नाम से मशहूर है। पोताला महल तिब्बत के विभिन्न कालों के दलाई लामाओं के शासन, राजनीतिक गतिविधि तथा धार्मिक आयोजन का स्थल होने के साथ साथ उनका निवास स्थान भी था। यह तिब्बत में अब तक सुरक्षित सबसे बड़ा बहुमंजिली प्राचीन निर्माण है, परंतु दुख की बात है कि अब यह विस्तारवादी कम्युनिस्ट चीन के कब्जे में। तो दोस्तों, यह था तिब्बत के पोताला महल का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसका टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है, इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।